उसमें सबसे बड़ा टूल जैसा हम बात कर रहे हैं कि म्यूचुअल फंड पिछले कुछ सालों में बनकर उभरा है। उसके पहले हम बात कर चुके हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एएमसी क्या है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का कैसे जो है ना उसकी शुरुआत हुई, और आज हम बात करने जा रहे हैं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कितने प्रकार के म्यूचुअल फंड हैं, पूरी दुनिया में कितने प्रकार के म्यूचुअल फंड हैं, कैसे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री चल रही है, और क्या उसमें आगे और उम्मीद करना है कि किस तरह के प्रोडक्ट आ सकते हैं। और इस चर्चा में हमारे साथ कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की सबसे बड़ी हस्ती जुड़ रहे हैं नीलेश शाही जी, जो कि मुंबई से जुड़ रहे हैं। आप फिलहाल एमपी यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया के चेयरमैन हैं, और इसके साथ साथ आप कोटक जो म्यूचुअल फंड है कोटक महिंद्रा, उसके आप एमडी प्रेसिडेंट भी हैं और एमडी भी हैं। आप चेयरमैन हैं जैसा बताया एसोसिएशन म्यूचुअल फंड इंडिया के, साथ साथ आप म्यूचुअल फंड एडवाइजरी कमेटी जो है सेबी की, उसके आप सदस्य भी हैं, और आप पार्ट टाइम सदस्य हैं प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की। तो नीलेश जी, हमारे लिए एक तरह से गौरव की बात है आपको हमारे साथ जुड़े। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर चर्चा में। हमारे साथ हैं जितेंद्र अग्रवाल जी, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और राजस्थान में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक जाना माना नाम है, जाना माना चेहरा है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले नीलेश जी, आप यही जानना चाहेंगे कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को अगर आप भारत में और विदेश में देखें तो कहाँ आप पाते हैं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भारत में कितनी मैच्योर है, और कंपेयर टू विदेशों की जो इंडस्ट्री है, विकसित देशों की इंडस्ट्री है, और हमारे उत्पाद और उनके उत्पादों में कहाँ हम लोग कितनी वैरायटी है, उनके उत्पादों में कितनी वैरायटी है, नीरज जी? विकसित देशों में म्यूचुअल फंड्स बहुत सालों से चल रहे हैं, तो वहां पे साइज बहुत बड़ी है। हमने मुश्किल से 90 के दशक से म्यूचुअल फंड्स को ट्रू फॉर्म में लॉन्च किया, तो हमारी साइज विकसित देशों के हिसाब से छोटी है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस हम विकसित देशों से आगे है। इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर हम उनसे आगे है, और हमारी जो प्रोडक्ट्स है वह भी मोटा मोटा विकसित देशों के प्रोडक्ट्स के अनुरूप है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अभी कुछ दिन पहले ही एक पत्रिका ने लिखा था कि जो डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स है, जो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स है, उन्होंने जो बैडली गवर्न्ड कंपनी है उनको इंडिया में अवॉइड किया है, जिसमें फॉरेन निवेशकों ने निवेश किया है। तो कुछ हद तक हमारा निवेश का परफॉर्मेंस फॉरेन इन्वेस्टर्स के सामने अच्छा है। जी, आपने महत्वपूर्ण बात बताई कि जो है ना, अगर आप भारत की अच्छी कंपनियां तलाशना हो तो आप देख लें कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने किन किन कंपनियों में निवेश किया है। तो एक शेयर बाजार के जो निवेशक है उनको एक मोटा मोटा आइडिया मिल सकता है कि कौन सी कंपनियां सेफ हैं। एक बहुत बड़ा यार्ड स्टिक हो सकता है। जनरली सामान्यतः लोग इस बात को कम समझते हैं कि कितना बड़ा यार्ड स्टिक है, क्योंकि म्यूचुअल फंड माना जाता है कि सबसे सेफ खेलते हैं, और सेफ खेलने वाले भी अगर उस कंपनी में निवेश कर रहे हैं तो एक बड़ा पैमाना हो सकता है। तो अगर आप बात करें कि म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री के उत्पाद भारत में और विदेशों में कैसे हैं, तो सर जैसा कि मैंने जानता हूं कि वहां पर रियल एस्टेट में भी लोग निवेश करते हैं, उधार में भी देते हैं, आपके रियल एस्टेट इंटरेस्ट का एक प्रोडक्ट के रूप में भी बेचते हैं, उसको मॉर्गेज भी रखते हैं। क्या भारत में भी ये सब चलता है क्या म्यूचुअल इंडस्ट्री में, या फिर वहां पे कुछ अलग है भारत में? ऑब्वियसली विकसित देशों में म्यूचुअल फंड्स के प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, वहां पे मार्केट्स भी बहुत डेवलप है, डीप है। यहाँ पे मार्केट डेवलप हो रही है, तो जैसे वहां पे प्रोडक्ट्स है, कॉम्प्लेक्सिटीज है, इनोवेशन है, उतना भारत में नहीं है। विकसित देशों में मार्केट्स बहुत डीप है, वहां पे हजारों निवेशक निवेश करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, डेरिवेटिव्स मार्केट है, तो वहां पे म्यूचुअल फंड्स के प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे हैं। हमारे यहाँ पे मार्केट धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। इक्विटी मार्केट और इक्विटी डेरिवेटिव्स मोटा मोटा विदेशी मार्केट के बराबर है। डेट मार्केट अभी बहुत पीछे है, तो हमारे प्रोडक्ट्स थोड़े लिमिटेड है कंपेयर टू विकसित देश, बट हम लोग धीरे 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 करके सेबी की रेगुलेशंस में नए नए प्रोडक्ट इनोवेशन कर रहे हैं। तो सर अगर आप बता सकें कि कौन से प्रोडक्ट विदेशों में ज्यादा है, क्या वो जो भी प्रोडक्ट ज्यादा है, क्या भारत के लोग इसमें यहाँ बैठ के निवेश कर सकते हैं? कुछ उदाहरण हमारे दर्शकों को दे सकें अगर। विदेश में तो ऐसे समझिए कि अनाप शनाप प्रोडक्ट्स है,
आपको टिम्बर अच्छा लगता है तो उसके लिए भी फंड है। हमारे यहाँ पे तो ऐसे कमोडिटी फंड है नहीं। वहां पे रीट इनविट के प्रोडक्ट्स हैं, लिवरेज प्रोडक्ट्स हैं, हेज फंड्स है। हमारे यहाँ पे अब तक ऐसे प्रोडक्ट है नहीं। एंड ये प्रोडक्ट की एक साइकिल होती है। जैसे गाड़ी में आप पहले गियर से दूसरे, दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे और पांचवे पे जाए, वैसे ही म्यूचुअल फंड में आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है। अब बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ग्लोबल फंड्स के ऊपर इंडिया में फंड लॉन्च कर रहे हैं। इसमें अलग अलग प्रकार के फंड्स हैं, उनका एक्सपोजर रिटेल इंडियन निवेशक को मिल सकता है। तो हम, जैसा मैंने पहले बताया, धीरे धीरे करके इनोवेटिव प्रोडक्ट्स म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लेके आ रहे हैं। आपने तो कुछ और विस्तार से समझाएंगे कौन से प्रोडक्ट की आप बात कर रहे हैं जो वहां पे ज्यादा है? आपने कहा लीवरेज प्रोडक्ट है, या फिर आपने कहा कि टिम्बर का है, क्या रियल एस्टेट का भी प्रोडक्ट है? क्या रियल एस्टेट में लोग जमा कर सकते हैं, या फिर हाई नेटवर्थ जो एचएनआई बोलते हैं, जिसको एचएनआई को भी बेच सकते हैं, क्या उनको भी अलग से इंटरेस्ट पे पैसा दे सकते हैं? और वो कितने सेफ होते हैं उस तरह के प्रोडक्ट? सो रिस्क और रिटर्न तो एक ही कॉइन की दो अलग अलग बाजू है। देयर इज नो फ्री लंच। जितना रिस्क लेंगे उतना ज्यादा रिटर्न बनता है। एंड विदेशी मार्केट में एक चीज बहुत अच्छी है कि वो लोग लेयरिंग करके रिस्क रिटर्न ऊपर नीचे कर सकते हैं। हमारी मार्केट उतनी विकसित नहीं हुई है, बट हम धीरे धीरे उस मामले में आगे बढ़ रहे हैं। अब एक इनोवेशन जो आप इस समय सुन रहे होंगे वो ग्लोबल फंड ऑफ फंड का है। जैसे आज आप अमेजोन की ऐप यूज करते हैं, नेटफ्लिक्स वॉच करते हैं, गूगल यूज करते हैं, बट उनके शेयर खरीदने जाए तो बहुत मुश्किल है। नाउ हमने एक ऐसा फंड लॉन्च किया जो गूगल, एप्पल, नेटफ्लिक्स के कंज्यूमर्स को उन कंपनी की ओनरशिप प्रदान करता है ना। हमारे पास तो वो नॉलेज नहीं है कि हम इन कंपनीज की रिसर्च कर सके, इसलिए हमने एक ऐसे फंड मैनेजर से नाता जोड़ा जो इन कंपनीज को अच्छी तरह समझता है, उसमें निवेश करता है, और हम यहां से रिटेल निवेशक का पैसा बटोर के उस फंड में निवेश कर देंगे। सो हेल्थ केयर हुआ, इनोवेशन हुआ, चाइना हुआ, यूएस हुआ, इमर्जिंग मार्केट हुआ, ऐसे अलग अलग प्रकार के ग्लोबल एक्सपोजर्स ऑफशोर फंड के द्वारा रिटेल मार्केट में हम लेके आ रहे हैं। जितेंद्र जी थोड़ा समझाएंगे हमें विस्तार से? मैं भी अभी समझ नहीं पाया हूँ सर जो कह रहे हैं कि फंड ऑफ ग्लोबल फंड ऑफ फंड क्या चीज है, लीवरेज के प्रोडक्ट कैसे हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को आम भाषा में समझा सके तो। एक्चुअली क्या है, पहले तो सबसे पहले तो मैं नीलेश साहब का वेलकम करना चाहूंगा कि आज हम राजस्थान वासियों को, और एक हमारे भाऊ जो बहुत ज्यादा यहाँ पे पुराने जमाने से एक पत्रिका न्यूज़पेपर जो चलता आ रहा है, आज उनके टीवी चैनल पे आप पधारे हैं, क्योंकि आपको नेशनल टीवी चैनल्स पे तो हम प्राय देखते रहते हैं, लेकिन आज रीजनल न्यूज चैनल पे आप पधारे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जो फंड ऑफ फंड या ग्लोबल फंड्स की जो बात आप कर रहे हैं, तो उसमें एक्चुअली स्वतंत्र जी का क्वेश्चन था कि थोड़ा मैं उसको विस्तार से समझाऊं। तो अब फंड ऑफ फंड क्या होता है कि एक कोई भी जैसे यूएस में कोई फंड चल रहा है, और यूएस का जो फंड होता है उस फंड में हम डायरेक्टली यहाँ का कोई भी रेजिडेंट डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसको किसी एफआईआई के थ्रू, यूएस की किसी भी एजेंसी के थ्रू इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर उसको डायरेक्टली वहां पे इन्वेस्ट करना है तो अब कोटक ने या किसी भी एएमसी ने क्या किया कि उस फंड ऑफ फंड से टाई अप कर लिया कि हम मैनेज करेंगे कि आपको इतना पैसा दे रहे हैं या रेगुलरली देते रहेंगे, और आपका जो फंड है उसमें हमारे को भी शेयर दे दीजिए। तो वहां जो एनएवी डिक्लेयर होती है वो यूएस डॉलर्स में एनएवी डिक्लेयर होगी, जैसे यूएस में। तो उस यूएस डॉलर की एनएवी में जो भी चेंजेस होंगे तो वो इंडियन रुपीज में डेली कन्वर्ट होकर के, और वो इंडिया का जो इन्वेस्टर है उसको उतनी एनएवी पे वो यूनिट्स मिल जाती है जितना भी उसको इन्वेस्ट करना होता है। इधर वो 5,000 रुपए भी इन्वेस्ट कर सकता है और 5 करोड़ रुपए भी इन्वेस्ट कर सकता है। और तो वहां पे क्या है, एक तो सबसे बड़ा क्या हो गया कि एक ट्रांसपेरेंसी है कि आप उसको
जो वहां का जो यूएस फंड है या कोई भी किसी भी कंट्री का फंड है, तो उसकी एनएवी से इंडिया की एनएवी को कंपेयर कर सकते हो। तो उसमें केवल थोड़ा सा जो इनका एक्सपेंस रेशियो आएगा, जो इंडिया से वहां पे जो फंड दे रहे हैं और जो वो अपना एक्सपेंस ले रहे हैं, उसके अलावा कोई और फर्क नहीं होता है। और दूसरा, फॉरेन एक्सचेंज का जो रेट का डिफरेंस है, क्योंकि अभी तक की हिस्ट्री तो ये कहती है कि हमेशा डॉलर को प्रीमियम मिलता है, ईयर ऑन ईयर 3 to 4% का प्रीमियम रहा है डॉलर का, एवरेज हम देखें तो इतने सालों में। तो एक इंडिया वालों के लिए एडवांटेज और है कि अगर जितना पैसा इन्वेस्ट किया और वही वहां की उस फंड की वैल्यू रहती है, एनएवी वही रहती है, तो भी इंडिया वाला इन्वेस्टर अगर डॉलर एप्रिसिएट हुआ है तो उतना, जितना डॉलर एप्रिसिएट हुआ है उतना तो कम से कम कमाएगा। तो एक तरह से हेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इंडियन इक्विटी में ऑलरेडी वो इन्वेस्टेड है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, तो मैं कहूंगा कि ग्लोबल फंड्स में, क्योंकि अब काफी सारी ग्लोबल कंपनीज हैं जो इतनी ग्लोबल हो चुकी हैं, क्योंकि यूएस की भी जितनी कंपनीज है वो यूएस की कंपनीज नहीं रही है। ये प्रोडक्ट हमारे यहाँ अवेलेबल है, किस रूप में अवेलेबल है हमारे यहाँ? ये हाँ, ये जैसे हम इंडियन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वैसे के वैसे सेम फॉर्मेट में हम ग्लोबल इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू फंड ऑफ फंड। और अच्छा, फंड ऑफ फंड नाम से ही बाजार में आपकी स्कीम चल रही है? हाँ, फंड ऑफ फंड के नाम से स्कीम चल रही है। कुछ डायरेक्ट फंड्स भी हैं कि डायरेक्ट बाहर के ग्लोबल फंड्स में इंडिया की एएमसीज इन्वेस्ट कर रही हैं, ऐसे फंड्स भी हैं। बट वहां पे थोड़ा सा इश्यू होता है कि वो मैनेजमेंट करने का, और क्योंकि वो साइज, ग्लोबल फंड्स की साइज बहुत बड़ी होती है, और इंडिया का फंड अगर वहां इन्वेस्ट करता है तो वो इतनी बड़ी साइज के साथ इन्वेस्ट नहीं कर सकता, खुद का फंड क्रिएट करता है। तो ज्यादा बेटर, मैं तो यही मानता हूं कि फंड ऑफ फंड हो तो वो ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि उसमें थोड़ी ट्रांसपेरेंसी भी होती है, और मैनेजमेंट के लिए इंडिया वालों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो उसका फंड मैनेजर जो है, ग्लोबल फंड को जो मैनेज कर रहा है, वही मैनेज कर रहा है उस फंड को। ओके, और लीवरेज फंड क्या बताया सर ने? एक्चुअली लीवरेज फंड क्या होता है कि एक तरह से मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, उसमें आप बोरो करके इन्वेस्ट कर रहे हो, तो 25% जैसे आपने अपना मार्जिन लगा दिया, 75% आपको फाइनेंस मिल गया। तो इस टाइप के फंड इंडियंस थोड़े से हेजिटेट करते हैं, लेकिन ग्लोबल इन्वेस्टर्स को काफी सूट करते हैं। हेज फंड ज्यादा लिवरेज फंड होते हैं, हेज फंड्स के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो लिवरेज फंड्स में इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो बट लिवरेज फंड को मैं नहीं मानूंगा कि एक अच्छी कैटेगरी हो सकती है इंडियन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि अभी इंडिया म्यूचुअल फंड का जो पेनिट्रेशन है इंडियन इन्वेस्टर्स का, वो बहुत छोटा सा है। अभी तो बहुत बड़ा स्कोप है इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए। इतने सारे प्रोडक्ट इंडिया में भी हैं, और बाहर के जो फंड ऑफ फंड है, अभी लिवरेज कैटेगरी वाले फंड्स में, या रियल एस्टेट कैटेगरी वाले फंड्स में, या कॉमोडिटी के जो डायरेक्ट, जैसे साहब ने बताया कि वुड का भी है और दूसरी कॉमोडिटीज के भी फंड है, उन सब में आई डोंट थिंक, जब तक कि आप इन्वेस्टर का पर्सनल कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो या उसकी कोई बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं हो, उन सब में जाने का टाइम अभी नहीं है। अभी लिस्टेड इक्विटी या अनलिस्टेड इक्विटी के जो फंड्स हैं उन्हीं के थ्रू इन्वेस्ट करें, या फिर जो बेसिक कमोडिटीज है, गोल्ड हो गया, ऑयल हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज वाली दूसरी कंपनी स्टील हो गई, उनके जो फंड है उनमें फिर भी जा सकते हैं। बट जिन कमोडिटीज में बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उनके फंड्स में जाना मैं एडवाइज नहीं करूंगा। नीरज सर, क्या ये जो आपने बताया फंड, लिवरेज किस्म के फंड हैं, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते क्या है, किस नाम से बेचे जाते हैं, और क्या ज्यादा रिस्की है क्या है? लिवरेज फंड हमेशा नॉर्मल फंड से ज्यादा रिस्की है। जनरली इनको हेज फंड के नाम से जाने जाते हैं। एंड इस वक्त ग्लोबल इन्वेस्टर्स में बहुत सारे लोग हैं जो हेज फंड्स में निवेश करते हैं। जैसे जितेंद्र जी ने बताया, लोकल निवेशक अब तक हेज फंड की गाड़ी पे चढ़े नहीं है, एंड मेरे हिसाब से ये सही है। पहले आप नॉर्मल फंड में निवेश करना सीखिए, उसके बाद लिवरेज फंड, हेज फंड में जाना चाहिए। ओके, तो भारत की इंडस्ट्री, और अगर आप विकसित देशों की इंडस्ट्री की तुलना करें, अमेरिका या यूरोप की तुलना करें, तो क्या भारत की इंडस्ट्री ज्यादा चैलेंजिंग है या ज्यादा अवसरों से भरी है? क्योंकि पेनिट्रेशन बहुत कम है, तो इसमें अवसर ज्यादा है या चैलेंज ज्यादा है, क्या कहेंगे आप? या फिर क्योंकि एक्सपेंस रेशियो जहां तक मुझे लगता है काफी चैलेंजिंग है, यहाँ पे बहुत कम है, कंपटीशन काफी है विदेशों की तुलना में, अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो। अलग अलग प्रकार के देश हैं जिन्होंने अलग अलग पद्धति से अपने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को सपोर्ट किया है। यूएस में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ी है, बिकॉज वहां पे रिटायरमेंट सेविंग्स 401 के प्लान के थ्रू म्यूचुअल फंड में आता है।
भारत में जो रिटायरमेंट सेविंग्स है वो गवर्नमेंट रिटायरमेंट एनपीएस में जाती है, प्राइवेट रिटायरमेंट ईपीएफओ में जाती है, और फिर जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उसमें से कुछ म्यूचुअल फंड में डालते हैं। तो हमारी तुलना अमेरिका के सामने करना जायज नहीं होगा, बिकॉज वहां पे सारी की सारी रिटायरमेंट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आती है। अगर हम दूसरे देशों को देखें तो किसी ने टैक्स इंसेंटिव देके म्यूचुअल फंड को पॉपुलर किया है, किसी ने अपने कंपलसरी सेविंग्स फॉर्मेट बना के म्यूचुअल फंड को पॉपुलर किया है। भारत सरकार ने भी म्यूचुअल फंड को सपोर्ट करने के लिए कई कदम उठाए हैं। बट जो एक महत्वपूर्ण चीज है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जे कर्व या हॉकी स्टिक इफेक्ट होती है। आपको कई दशक तक काम करना पड़ता है ताकि म्यूचुअल फंड की क्रेडिबिलिटी बन जाए, और उसके बाद एक हॉकी स्टिक जैसे जोर से ऊपर जाए या जे जैसे ऊपर जाए वैसे आपके यूएम्स बढ़ते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि 1990 के दशक से इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री मोटा मोटा शुरू हुई है। अब तक सिर्फ 3 दशक गुजरे हैं इस इंडस्ट्री की क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए। हम जैसे जैसे एक सेटिस्फाइड कस्टमर बनाते जाएंगे, आज जितेंद्र जी मेरे सेटिस्फाइड कस्टमर है तो वो कल जाके 2 लोगों को बोलेंगे कि आप म्यूचुअल फंड में निवेश करिए, फिर परसों 3 लोग जाके बोलेंगे तो 9 लोग हो जाएंगे। वैसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी जब बढ़ती है तब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जे कर्व में ऊपर जाती है। मेरे हिसाब से पिछले 3 दशक में हमने जितना ग्रोथ देखा उससे कई गुना ग्रोथ हमें आने वाले 3 दशक में देखने को मिलेगा। ओके, भारत में जैसे मुख्य रूप से जैसे आपने बात की कि सरकार का सपोर्ट रहा है, लेकिन सरकार की कोई जैसे अगर आप बीमा क्षेत्र में बात करें तो बीमा क्षेत्र में LIC है, बीमा क्षेत्र में और भी इंडिया इंश्योरेंस है। किस तरह की कंपनियां हैं सरकार की? म्यूचुअल फंड में क्या सरकार की कोई कंपनी है क्या? सीधे सीधे जैसे यूटीआई था, यूटीआई को माना जाता कि पहला म्यूचुअल फंड है, लेकिन वो तो अब शायद है नहीं। सरकार ने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में मतलब पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर ऐसा अलग भेदभाव नहीं रखा है। यूटीआई, SBI, LIC जैसी पब्लिक सेक्टर प्रमोटेड म्यूचुअल फंड्स भी हैं, और HDFC, ICICI, कोटक जैसी प्राइवेट सेक्टर प्रमोटेड भी है। यहाँ पे कुछ ब्रोकरेज प्रमोटेड भी है, कुछ इंडिविजुअल प्रमोटेड भी है। तो हमारे वहां पे जैसे सारे लोगों का संगम हो जाता है, प्रमोटर चाहे कोई भी हो, बट उसका म्यूचुअल फंड जब लॉन्च होता है तो उससे सेम प्लेटफॉर्म मिलता है, कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं है। म्यूचुअल फंड जहां तक मैं जानता हूँ ट्रस्ट के माध्यम से चलते हैं, तो ट्रस्ट जो आपके होते हैं वो तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलते हैं, तो क्या म्यूचुअल फंड नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलता है क्या? जी बिल्कुल नहीं, हम चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हम अपनी सर्विसेज के लिए चार्जेस देते हैं, बट ये चार्जेस ट्रांसपेरेंटली कस्टमर को बता देते हैं। उन्हें हम कितना पैसा चार्ज करेंगे, क्या फीस लगाएंगे, वो ऑफर डॉक्यूमेंट में मिलता है, वेबसाइट में मिलता है, और उनको जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जाता है उसमें देखने को मिलता है। इंडस्ट्री ने मिलके कॉमन CAS करके एक फॉर्म बनाया है, उसमें भी हम उन्हें चार्जेस की डिटेल्स देते हैं। तो हमारे यहाँ पे हाथी के दांत दिखाने के और चबाने के और वैसा नहीं है, एक ही दांत है, सामने दिखा के हम लोग चार्ज लेते हैं। ट्रस्ट स्ट्रक्चर होता है वो म्यूचुअल फंड्स की जो असेट्स है उसको ओन करता है, ताकि कल को उठ के असेट मैनेजमेंट कंपनी में कुछ गड़बड़ हो जाए तो वो ट्रस्ट को कोई फर्क नहीं पड़े। अगर आप पिछले 30 साल का इतिहास देखें तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स में असेट मैनेजमेंट कंपनी अपना धंधा बेच के निकल गई या उन्होंने अपना धंधा बंद कर दिया, बट किसी भी इन्वेस्टर को नुकसान नहीं हुआ, किसी भी इन्वेस्टर्स के पैसे को कोई क्षति नहीं पहुंची, वो पूरा का पूरा ट्रस्ट से आने वाले खरीदार के पास पहुंच गया। ओके, आपको मतलब है कि पैसा इसमें जैसे कई बार होता है कि पैसा डूब जाता है, कंपनियां लीकेज पैसा चल देती हैं, अपना दुकान रातों रात अपना बिजनेस बंद कर देती हैं, वो संभावना नहीं है? वैसा नहीं है, यहाँ पे कोई फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर नहीं है जो हम चिट फंड में या कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम में देखते हैं। कई बार आप देखते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स बंद हो गई, फर्चे में चली गई। म्यूचुअल फंड अगर बिक भी जाए
तो निवेशकों को कोई क्षति नहीं पहुंचती। जी, तो आपको मतलब है कि पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन जो ट्रस्ट का स्ट्रक्चर है उसका फायदा क्या है उससे? तो अगर आप ट्रस्ट जनरली आपको जब भारत में अगर ट्रस्ट की जो संरचनाएं होती हैं, जिस तरह से ट्रस्ट काम करते हैं, काफी लिथार्जिक और काफी ढीले ढाले संगठन है, स्पेशली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं अगर, तो वो तो लाइबिलिटी उनके ऊपर कुछ होती नहीं है आपको, तो वो कैसे, मतलब उसकी जरूरत क्या थी? क्या वो एक हर्डल है वो, या फिर एक फैसिलिटेटर है, क्या है वो? नहीं, ये एक महत्वपूर्ण चीज है जो ट्रांसपेरेंसी और कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। म्यूचुअल फंड का मूलभूत नियम यह है कि अगर मैं आपका विश्वास जीत पाऊं तो आपका पैसा मेरे पास बना रहेगा, और अगर मैं आपका विश्वास नहीं जीत पाया तो आज नहीं तो कल वो पैसा चला जाएगा। अब बैंक्स के पीछे सरकार खड़ी है DICGC के थ्रू कि 5 लाख रुपए की डिपॉजिट तक आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई भी बैंक डूब जाए बट सरकार 5 लाख रुपए तक की डिपॉजिट दे देगा। इंश्योरेंस में LIC गवर्नमेंट कंपनी है, GIC गवर्नमेंट कंपनी है, और इसलिए लोगों को एक कॉन्फिडेंस है कि इन सॉवरेन गारंटी है। म्यूचुअल फंड में ऐसा कोई पीछे नहीं खड़ा है। हमें विश्वास अपनी ट्रांसपेरेंसी पे जीतना है, अपने तरीके से जीतना है, और उसके लिए ये ट्रस्ट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जितना भी पैसा लोगों से लेते हैं और जो असेट्स खरीदते हैं वो असेट मैनेजमेंट कंपनी के नाम पे कभी नहीं आती, वो सिर्फ ट्रस्ट के नाम पे आती है। ट्रस्टीज के पास अपना स्टाफ है, अपने रूल्स है, रेगुलेशंस है, और वो चाहे तो एक्सटर्नल हेल्प भी ले सकते हैं। ये सारा असेट्स कस्टोडियन के हाथ में रहता है, और ट्रस्टीज असेट मैनेजमेंट कंपनी को अपॉइंट करता है उन पैसों को मैनेज करने के लिए। हमें एक बाउंड्री दी जाती है जिसके अंदर हमें उस पैसे को मैनेज करना है, उसे सेफ रखना है, उसमें वृद्धि करनी है। ये ट्रस्टीज हमारे वॉचडॉग हैं, वो हमारे ऊपर कंट्रोल रखते हैं। हाथी बहुत ही पावरफुल एनिमल है, बट एक कुशल महावत अंकुश से उसको काबू में रखता है। तो ट्रस्टी जो है वो हमारे महावत है, वो अंकुश से बड़े हाथी को काबू में रख के सही राह पे चलाते हैं। तो जैसे महावत और अंकुश जरूरी है हाथी को सही राह में चलाने के लिए, वैसे ही ट्रस्टी बोर्ड और ट्रस्टी जरूरी है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए। अगर हाथी और महावत की थोड़े, अगर इस रूपक को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए तो क्या ये संभावना है कि हाथी कभी बेकाबू हो जाए? हाथी का नेचर है कि वो बेकाबू हो सकता है, और इसके लिए उसे ट्रेनिंग देनी जरूरी है। एंड म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इसीलिए सेबी ने अपनी बाउंड्री बना के रखी है। वो सिर्फ उन लोगों को अंदर आने देता है जिनकी क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश्ड है, फिर रूल्स रेगुलेशंस ट्रस्टी के बने हुए हैं, असेट मैनेजमेंट कंपनी के बने हुए हैं, फंड मैनेजर कंपनी के बने हुए हैं। आज तक भारत में हजारों म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च हुई है, एंड मोटातर सारी स्कीमें 10 रुपए की एनएवी के आसपास लॉन्च हुई थी। नाउ किसी की एनएवी 1000 रुपए है, किसी की 500 है, किसी की 100 है, और बहुत कम म्यूचुअल फंड स्कीम ऐसी होगी जिसकी एनएवी 10 के आसपास है। जो रिसेंटली लॉन्च हुई है वो स्कीम ही 10 के आसपास है, बट जिन स्कीम ने 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड बना लिया है वो सारी की सारी आज 100 500 और 1000 के ऊपर है। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में किसी का नुकसान इन्वेस्टर बन के नहीं हुआ है। बहुतेक लोगों ने ट्रेडिंग करके म्यूचुअल फंड में भी लॉस बनाया है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बहुत सारे उत्पाद हैं, तो उसमें क्या ऐसे कुछ है कि कुछ दिखाने के दांत है, कुछ खाने के दांत है? मतलब आपकी जैसे हाइब्रिड प्रोडक्ट है, या फिर आपकी इक्विटी है, डेट है, कई प्रकार के जो ना आपके सेक्टरल प्रोडक्ट होते हैं, तो इसमें सारे खाने के दांत हैं, सारे दिखाने के दांत हैं, या कुछ अलग अलग है? कुछ इस प्रकार का अंतर है क्या जितेंद्र जी? हाँ, एक्चुअली दिखाने के दांत तो कोई नहीं है, सब खाने के दांत है, बट वो इन्वेस्टर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं। जैसे डेट के प्रोडक्ट ऐसे हैं कि जिनको मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट वाला जो इश्यू रहता है कि एफडी के ऊपर या सेविंग अकाउंट के ऊपर जो ब्याज मिल रहा होता है उससे बेटर रिटर्न्स कैसे मिले, या टैक्स एफिशिएंट रिटर्न कैसे मिले, या लिक्विडिटी कैसे मैनेज होगी, क्योंकि एफडी तो हमने 1 साल की करा दी, 1 साल से पहले कराएंगे तो 0.5% या 1% कम रेट मिलेगी अगर उसको तोड़ लेंगे तो,
यहाँ पे हम इन्वेस्टर के लिए ये फायदे की चीज है कि किसी दिन भी पैसा निकालना हो, आपका पैसा नेक्स्ट डे और विद इन 3 डेज, वो स्कीम टू स्कीम फर्क होता है, विद इन 3 डेज आपके अकाउंट में आ जाएगा और जो एनएवी होगी उस पर आएगा, कोई डिडक्शन नहीं होगा आपका। तो टैक्स एफिशिएंट होता है यहाँ पे। और खाने और दिखाने के बात का मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं, क्योंकि हाइब्रिड प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि जिसको इक्विटी के साथ दूसरी एसेट क्लास को जोड़ दिया गया, मान लो डेट को जोड़ दिया गया, गोल्ड को जोड़ दिया गया या आर्बिट्रेज को जोड़ दिया गया, तो वो क्या रिस्क कम करने के लिए। लेकिन जितना एक्चुअली क्या रिस्क और रिवॉर्ड वो दोनों एक साथ चलते हैं, रिस्क और जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ही रिवॉर्ड ज्यादा होगा। तो वो रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टर ये प्रोडक्ट्स डिजाइन करे गए हैं। और ये सब सेबी ने क्या है कि आज 2 साल पहले एक कैटेगराइजेशन किया है, वो बहुत बड़ा प्रयास था कैटेगराइजेशन करने का। तो अब क्या है, कोई भी एएमसी अपनी मर्जी से कोई प्रोडक्ट नहीं ला सकती। पहले तो क्या होता था कि एएमसी अपना प्रोडक्ट का कुछ भी नाम चेंज करके दूसरा प्रोडक्ट ले आती थी। तो अब क्या है कि वो कैटेगराइजेशन हो गया और वही प्रोडक्ट ला सकते हैं जो सेबी ने प्रेस्क्राइब करे हुए हैं और एक लिस्ट आउट करी हुई है कि ये प्रोडक्ट है, अगर किसी एएमसी के पास नहीं है तो वो एएमसी ये प्रोडक्ट ला सकती है। उसके अलावा कोई एएमसी कोई ऐसे दिखाने के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं ला सकती, सब खाने के प्रोडक्ट है। जी, तो फिलहाल चर्चा में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे कि जो जितेंद्र जी जिन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं कि सेबी ने बहुत सारी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं कि कितने प्रकार के प्रोडक्ट हो सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में कितने प्रकार के प्रोडक्ट हैं, उनकी अपनी अपनी यूएसपी क्या है, उनके अपने अपने कुछ को कहते हैं कि स्वॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, कि कमजोरी क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, इस पर बात करेंगे। कहीं मत जाइए, लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि म्यूचुअल फंड में जो प्रोडक्ट्स हैं कौन कौन से हैं जो डिफाइंड हैं, कौन कौन से हैं जो कि हम जो आम भाषा में बात करते हैं कि ये अलग प्रकार के प्रोडक्ट हैं। जितेंद्र जी थोड़ा संक्षेप में हमें समझा सकें अगर कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं सेबी ने बताया जैसे आपने कहा, और कौन से प्रोडक्ट हम जो आम भाषा में बात करते हैं और उनके फायदे नुकसान क्या हैं। देखो, आम भाषा में जो बात करते हैं तो हम एसेट क्लास की बात करते हैं। हम तो एसेट क्लास देखो, एक तो इक्विटी एसेट क्लास होती है, दूसरी एसेट क्लास होती है डेट, तीसरी एसेट क्लास होती है गोल्ड। तो ये 3 एसेट क्लास होती है जिनके बेसिस पे ये प्रोडक्ट्स डिजाइन करे हुए होते हैं। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं म्यूचुअल फंड के वो इन तीनों एसेट क्लास के बेसिस पे डिजाइन किए हुए हैं। अब इक्विटी एसेट क्लास में सेबी ने कैटेगराइजेशन कर दिया कि लार्ज कैप के लिए अलग, मल्टी कैप के लिए अलग, फ्लेक्सी कैप के लिए अलग, मिड कैप के लिए अलग, स्मॉल कैप के लिए अलग, सेक्टरल फंड्स के लिए अलग। और उनमें कैटेगराइजेशन कर दिया कि जैसे बीएसई सेंसेक्स है, बीएसई सेंसेक्स में मोर देन 2000 लिस्टेड कंपनीज हैं। तो उसमें टॉप 500 कंपनीज को उन्होंने कैटेगराइज कर दिया कि फर्स्ट 50 लार्ज कैप में होंगी, नेक्स्ट 150 स्मॉल कैप में होगी, नेक्स्ट 300 स्मॉल कैप में होंगी। तो जैसे लार्ज कैप होगा तो उसमें मोर देन 60% आपको, लार्ज कैप का आपका फंड है तो मोर देन 60% आपको लार्ज कैप कैटेगरी में रहना पड़ेगा, रेस्ट 40% आप डिफरेंट कैटेगरीज में रह सकते हैं। फ्लेक्सी कैप है तो आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों कैटेगरीज में रहना पड़ेगा। मल्टी कैप में आप तीनों कैटेगरीज में से किसी भी कैटेगरीज में ऊपर नीचे हो सकते हो। और स्मॉल कैप है तो आपको मोर देन 60% स्मॉल कैप में रहना पड़ेगा, रेस्ट मिड कैप और लार्ज कैप में जा सकते हो आप। मिड कैप है तो उसमें आपका मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट मिड कैप में रहेगा, बाकी आप लार्ज और स्मॉल में जा सकते हो। तो वो इन्वेस्टर की चॉइस और मार्केट सिचुएशन के हिसाब से वो प्रोडक्ट डिजाइन कर सकती है एएमसी, और उसके हिसाब से इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये तो, और ऐसे ही डेट फंड में भी कैटेगराइजेशन कर दिया कि अगर आपके पास ओवरनाइट मनी है तो कैश एंड कॉल मनी के जो फंड्स हैं उनमें आप इन्वेस्ट करिए। आपके पास 15 दिन 1 महीने का पैसा है तो लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट करिए। आप अल्ट्रा शॉर्ट 3 महीने तक का पैसा है तो आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड हैं या फ्लोटिंग फंड्स हैं, उनमें आप इन्वेस्ट करिए। आपके पास 6 महीने तक का पैसा है तो आप शॉर्ट टर्म फंड्स में इन्वेस्ट करिए। लॉन्ग टर्म फंड इन्वेस्टमेंट करना है तो आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करिए, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करिए, गिल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड है उनमें इन्वेस्ट करिए। तो इनके सबके कैटेगराइजेशन किए हुए हैं। तो इन सबको समझने के लिए इन्वेस्टर को पता होना चाहिए कि मेरे पास कितने टाइम का पैसा है और मैं कितना वेट कर सकता हूं और मेरे को कितना रिटर्न चाहिए उस पैसे के ऊपर। तो उसके अकॉर्डिंगली अब जैसे हाइब्रिड फंड्स हैं तो हाइब्रिड में भी काफी सारी कैटेगरी है। उसमें बैलेंस कैटेगरी है, बैलेंस कैटेगरी में मिनिमम 65% इक्विटी में इन्वेस्ट होता है, रेस्ट 35% डेट और आर्बिट्रेज और इन सब में इन्वेस्ट होता है।
और उसके अलावा MIP फंड होता है, उसमें 5 to 25% तक इक्विटी में इन्वेस्ट होता है। उसके अलावा आपके बैलेंस एडवांटेज फंड होते हैं, तो बैलेंस एडवांटेज में 60 to 65% तक इक्विटी या इक्विटी आर्बिट्रेज में इन्वेस्ट होता है, रेस्ट डेट में, बैंक FDRs में, इनमें इन्वेस्ट होता है। जी नीलेश जी, थोड़ा संक्षेप में, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होता जा रहा है, स्पेशली डेट के बारे में। इक्विटी बारे में काफी क्लियर हो जाता है कि आपकी इक्विटी में लार्ज कैप, मिड कैप थोड़ा सा डिफाइंड है, लेकिन डेट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। भारत के लोगों के लिए डेट मतलब समझता है कि कुछ कर्ज वाला मामला होगा, थोड़ा घबराते हैं लोग कि डेट क्या हो गया भाई। तो थोड़ा समझा सकें आप हमारे दर्शकों का, डर दूर करके समझा सकें कि क्या प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं, कौन से कितने पेपर होते हैं, कहाँ कहाँ इसमें निवेश किया जाता है। सो डेट में आप दो तरीके से फंड्स को देख सकते हैं। एक फंड जो क्रेडिट रिस्क ले, दैट मीन्स वो लोअर रेटेड कंपनीज को पैसा देता है हायर रिटर्न कमाने की उम्मीद में, वहां पे डिफॉल्ट हो सकता है। और दूसरा है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, AAA रेटेड कंपनीज, पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशंस में लगाए, वहां पे रिटर्न कम होगा बट डिफॉल्ट की संभावना बहुत कम होगी। दूसरा है कि ऐसे फंड लगाए जिसमें मैच्योरिटी सिर्फ एक दिन की है, आज पैसा डाला कल निकाल सकते हैं। और फिर कुछ ऐसे फंड है जिसमें आप 3 साल के लिए लॉक इन हो जाते हो। सो एक पहलू है मैच्योरिटीज का, दूसरा पहलू है क्रेडिट रिस्क का। और ये दो पहलू पे हमारे पास अलग अलग प्रकार की डेट स्कीम्स है। किसी को एक दिन के लिए पैसा निवेश करना है, उसके लिए भी फंड है। किसी को 3 साल के लिए निवेश करना है या 10 साल के लिए निवेश करना है, उसके लिए भी स्कीम है। किसी को कैपिटल प्रोटेक्शन और थोड़ा रिटर्न चाहिए तो हाई क्रेडिट स्कीम्स है। किसी को ज्यादा रिटर्न और थोड़ा वॉलेटिलिटी चाहिए तो उसके लिए क्रेडिट रिस्क फंड है। तो आप ये समझ लीजिए कि म्यूचुअल फंड एक बफे है और उसमें से आपको आपकी थाली बनानी है, बट उस थाली में आपको क्या जमेगा, क्या जचेगा, उसके लिए आपको जितेंद्र जैसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत है, जो आपके लिए एक सही थाली बना के दे सके कि ये डेट का प्रोडक्ट आपके लिए बराबर है, इतना इक्विटी प्रोडक्ट आपके लिए बराबर है, इतना ग्लोबल फंड आपके लिए बराबर है। तो आपने बताया कि डेट में बहुत सारी वैरायटी होगी, तो लेकिन एक वैरायटी क्या मतलब, कोई आम आदमी अगर आपको नाम से समझ में आ सकता है कि एक क्रेडिट फंड है या डेट फंड है, ये आपका जो ना आपका इक्विटी वाला फंड है, हाइब्रिड फंड है, नाम से योजना के नाम से क्लियर हो सकता है क्या? यस। सो आप देखेंगे कि जो इक्विटी फंड्स है उनमें जनरली लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, इक्विटी फंड, स्मॉल कैप फंड ऐसा लिखा जाता है। जो डेट वाले फंड है उसमें लिक्विड फंड, लिक्विड प्लस फंड, शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, PSU डेट फंड वैसा लिखा जाएगा। सो जहां पे कॉनोटेशन कैप या इक्विटी है वो इक्विटी फंड बनेंगे, जहां पे कॉनोटेशन में डेट या बॉन्ड ऐसा आता है वो डेट फंड बनेंगे। मोर इम्पोर्टेंटली अब सेबी का एक रिस्कोमीटर भी आता है और कलर कोडेड रिस्कोमीटर भी आता है, तो उसमें आप एक बार रिस्कोमीटर देखेंगे तो इमीडिएटली पकड़ पाएंगे कि ये डेट फंड है, ये हाइब्रिड फंड है, ये इक्विटी फंड है। इस डेट फंड में क्रेडिट रिस्क लिया जाएगा, इस डेट फंड में नहीं लिया जाएगा। और हाइब्रिड फंड जैसा कि जितेंद्र जी बता रहे थे, थोड़ा उसको भी और समझा सकें तो। सो डेट और इक्विटी के मिश्रण से हाइब्रिड फंड बनता है। उसमें डेट हाइब्रिड स्कीम है जिसमें इक्विटी एलोकेशन 15 से 25% होता है। इक्विटी सेविंग स्कीम है जिसमें 25 से 40% इक्विटी रहती है। बैलेंस एडवांटेज फंड है जिसमें लोग वैल्यूएशन के हिसाब से इक्विटी में निवेश करते हैं। और फिर बैलेंस फंड है जो तकरीबन 70 से 80% इक्विटी में रखता है। तो नाम है हाइब्रिड स्कीम, बट उसमें अलग अलग प्रकार की डेट और इक्विटी एलोकेशन से अलग अलग प्रकार के फंड बनते हैं। अच्छा, और जो गोल्ड है, सेक्टोरल फंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, रियल एस्टेट फंड है, ये भी भारत में चल रहे हैं या ये अभी बिल्कुल नहीं है? गोल्ड के कुछ है, कितने हैं? तो गोल्ड फंड है, भारत में उतना पॉपुलर नहीं हुआ है बिकॉज लोगों को आज भी खुद सोना खरीदे वो अच्छा लगता है। एंड अगर आप किसी जगह पे छोटी मात्रा में सोना खरीदे, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम,
एंड बहुत लोग ये करते हैं, हर महीने थोड़ा सा सोना खरीद लेंगे। उन्हें ये पता नहीं है कि जब वो छोटी मात्रा में सोना खरीदते हैं तो जो 4 जून को लगता है वो तकरीबन 20 से 30% लगता है। किसी को मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो बाजार में जाके सोने की दुकान से 5 ग्राम सोना खरीदे और वहीं पे उसको वापस बेच दे, उसका 20-30% पैसा कम हो जाएगा। म्यूचुअल फंड में जब आप गोल्ड फंड में निवेश करते हैं तो आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट या इंपैक्ट कॉस्ट 1-1.25% से ज्यादा नहीं होगी। फिर भी लोग सोना ज्यादा खरीदते हैं, गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड फंड कम खरीदते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि हम इस तरह से लोगों के सामने ट्रांसपेरेंटली अपनी बातें रखें ताकि उन्हें समझ पड़े कि उनके लाभ में क्या है। तो जो मैं एक और बात कहना चाहूंगा, हमारे घर में बहुत सारी महिलाएं एक विशी चलाती है रोड साइड ज्वेलर के पास। बंबई में एक बहुत बड़े ज्वेलर थे, गुडविन ज्वेलर्स करके, वो लोगों से पैसा लेते रहते थे और बहुत सारी महिलाएं हर महीने वहां पे कुछ पैसा देती थी और फिर 12वें महीने पे आपको 12th इंस्टॉलमेंट नहीं देने का और 11 महीने का जो इंस्टॉलमेंट दिया उसके सामने आप जेवर खरीद सकते हैं। फिर ऐसे जो ज्वेलर शॉप थी वो बंद हो गई, लोगों के करोड़ों रुपए डूब गए। ऐसे कितने सारे ज्वेलर्स हैं जिन्होंने पिछले कई सालों में उठमना किया होगा, बैंक्रप्सी की होगी और लोगों के पैसे डुबो दिए होंगे। बट अगर वही महिलाएं अपनी विशी गोल्ड ईटीएफ में चलाए तो उनको 12वां इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा बट पैसा सिक्योर रहेगा और जो गोल्ड प्राइस मूवमेंट है उसमें उनका रिटर्न आता रहेगा। तो मेरी सारी महिलाओं से विनंती है कि आप रोड साइड ज्वेलर पे विशी मत चलाइए, गोल्ड ईटीएफ में एसआईपी करिए, आपका एक्सपीरियंस उससे अच्छा ही रहेगा। नहीं तो गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड एक ही चीज है, अलग अलग चीज है? एक ही चीज मान लीजिए, नोमेनक्लेचर थोड़ा इधर उधर होगा बट मोटा मोटा दोनों गोल्ड के ऊपर आपको एक्सपोजर देगा। मोटा मोटा अंतर मतलब क्या? आपको जो है ना गोल्ड के नाम पे म्यूचुअल फंड पे ईटीएफ बेच रहा है कोई, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूँ जो बीएसई में म्यूचुअल फंड अलग कैटेगरी है, ईटीएफ अलग कैटेगरी है, तो अलग कैटेगरी क्यों रखी गई है? इनमें कुछ अंतर तो होगा ना? तो ईटीएफ में आप ड्यूरिंग द डे कभी भी खरीद सकते हैं जो ट्रेडिंग आवर्स है। सो लेट्स अज्यूम करिए कि ट्रेडिंग आवर्स 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक है, तो आप उस समय में ईटीएफ खरीद सकते हैं। जबकि गोल्ड फंड में आप खरीदने जाए तो आपको हमेशा शाम की एनएवी मिलेगी। आज मैंने पैसा दिया, आज शाम की एनएवी मिलेगी। इंट्राडे का मैं फायदा नहीं उठा पाऊंगा। गोल्ड ईटीएफ के लिए मेरे पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है बिकॉज वो उसमें क्रेडिट होगा। म्यूचुअल फंड में आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मिल जाएगा, डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं है। सो गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड फंड, उन दोनों के बीच में बस यही अंतर है कि एक आप दिन भर खरीद सकते हैं, दूसरा आपको दिन के अंत में ही एनएवी मिलेगी। एक के लिए डीमैट अकाउंट जरूरी है, दूसरे के लिए बगैर डीमैट अकाउंट भी आपका काम चल जाएगा। अच्छा, आपने मतलब गोल्ड फंड में आपको पैसा लगाना है म्यूचुअल फंड में तो आपको डीमैट खोलना जरूरी नहीं है? नहीं। ओके, तो इसके नाम अलग कैसे होते हैं? गोल्ड आपके म्यूचुअल फंड के नाम क्या होते हैं? ईटीएफ के नाम तो उसमें लिखा रहता है ईटीएफ, गोल्ड फंड के नाम किस तरह के होते हैं? तो हमारा जो फंड है उसमें कोटक गोल्ड फंड लिखा होगा, बाकी किसी के कुछ और नाम होंगे। आप अगर एक बार किसी भी म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाके लिटरेचर देखे, प्रोडक्ट लिटरेचर, या हमारी फैक्ट शीट खोले या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाके बैठे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन एक झटके में मिल जाएगी। हाँ, तो इसमें भी वैरायटी है, जैसे आपने कहा कि इक्विटी वाले में या डेट वाले में वैरायटी है, ऐसे आपके सेक्टरल फंड या गोल्ड फंड में भी वैरायटी है क्या? सेक्टरल फंड में बहुत वैरायटी है। कहीं पे कंजम्पशन सेक्टर फंड है, कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर फंड है, कहीं पे टेक्नोलॉजी सेक्टर फंड है। जितने सेक्टर उतने फंड। गोल्ड में मोटा मोटा 3 प्रकार के फंड होते हैं। एक गोल्ड ईटीएफ, दूसरा गोल्ड फंड जो फिजिकल सोने को लेता है, और तीसरा गोल्ड माइनिंग कंपनी फंड। भारत में तो कोई गोल्ड माइनिंग कंपनी है नहीं, बट बाहर के देश में बहुत सारी गोल्ड माइनिंग कंपनी है। तो एक दो ऐसे फंड भी हैं जो इन माइनिंग कंपनीज के शेयर में निवेश करते हैं।
तो ये कुल 3 प्रकार के गोल्ड फंड गिने जा सकते हैं। आगे आप भारत की सबसे बड़ी जो कम्युनिटी है एग्रीकल्चर, उस तक के फंड आने की कोई संभावना देख रहे हैं क्या? मुझे मुश्किल लगता है। एग्रीकल्चर मार्केट्स में इतने सारे कानून है कि वहां पे म्यूचुअल फंड जैसा निवेशक बहुत मुश्किल से काम कर पाएगा। एक है कि प्रोक्योरमेंट में क्वालिटी कैसे मेंटेन करे, वेयरहाउसिंग सिस्टम उतनी अच्छी नहीं है। हमें एग्रीकल्चर कमोडिटीज में अगर जाए तो डीके, वेस्टेजेस और क्वालिटी उनको भी संभालना पड़ेगा। अब हम सोने में निवेश करते हैं बिकॉज सोने की क्वालिटी के ऊपर, सेफ कीपिंग के ऊपर हमें कॉन्फिडेंस है। बट मैं अगर गेहूं, चावल, दाल खरीदूं तो मेरा कॉन्फिडेंस उतना नहीं है। तो जब तक ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं होगा तब तक मुझे नहीं लगता कि म्यूचुअल फंड्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट रिलेटेड लॉन्च करेंगे। आप सर एमपी के चेयरमैन भी हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक पेनिट्रेशन किस राज्य में है म्यूचुअल फंड का, और क्यों आपको लगता है कि उसमें इतना अधिक क्यों है? राजस्थान में क्या स्तर है? मेरे हिसाब से जो नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया है वहां पे म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन काफी अच्छा है। ऑब्वियसली बंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई में म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन बहुत है। जो टॉप 12 सिटी है भारत के उसमें भी म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन बहुत अच्छा है, इंक्लूडिंग जयपुर। बट हमारी जरूरत देश के कोने कोने में है, देश के गांव गांव में है। बहुत सारे लोग पैसा सेव करना जानते हैं, बचत करना जानते हैं, बट उसका अगर सही तरीके से आपने निवेश नहीं किया तो वो तो बर्फ का टुकड़ा लेके दोपहर को सूर्य के नीचे खड़े रहने के बराबर है। इन्फ्लेशन आपकी सेविंग्स को पानी पानी कर देगा, और इसीलिए इस सेविंग्स का सही तरीके से निवेश हो वो बहुत जरूरी है। एक आपको किस्सा कहना चाहता हूं। पिछले 21 सालों में, इस सदी के 21 सालों में भारत ने तकरीबन 350 बिलियन डॉलर की आयात सोने की है। 350 बिलियन डॉलर। हम तो यहाँ पे 1 ग्राम सोना की खुदाई नहीं करते, सारा पैसा इंपोर्ट होता है, सारा पैसा हमें इंपोर्ट करके लाना पड़ता है। तो कुछ हद तक हमारा पैसा बाहर जा रहा है। बट अगर उसी पैसे को मैं भारत की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में निवेश करता, इक्विटी में, डेट में, हाइब्रिड में, तो मैं वही पैसा अपने बिजनेसमैन को देता। टाटास हो, बिरलास हो, अंबानीज हो, उनको ये पैसा मिलता और ये लोग यहाँ पे और इंडस्ट्री लगाते। सोने की आयात में पैसा वेस्ट करने की जगह पे हम यहाँ पे स्कूल खोलते, अस्पताल खोलते, फैक्ट्री खोलते, रोड बनाते, पोर्ट बनाते, एयरपोर्ट बनाते और इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ाते। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की पेनिट्रेशन आज की तारीख में अर्बन इंडिया में ज्यादा है, हमें सेमी अर्बन और रूरल इंडिया में भी बनानी है। एचएनआईज म्यूचुअल फंड को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, बट वो तो ऑलरेडी पैसेदार हैं, उनका पैसा बढ़े बहुत अच्छी बात है। बट मुझे तो जो गरीब नीचे तबके के लोग हैं उनको भी बचत से अच्छी तरह निवेश करके पैसा बनाना है। तो हमारे लिए तो ये एक लोगों को आर्थिक आजादी कैसे दे पाए उसकी मुहिम है। जब मैंने करियर शुरू की थी तब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की साइज बहुत छोटी थी। मेरा पहले फंड का टोटल AUM सिर्फ 35 करोड़ रुपए था पहले दिन पे, और आज मैं वहां से तकरीबन 2,50,000 करोड़ से ज्यादा मैनेज करता हूं। तो 35 से 2,50,000 करोड़ बहुत अच्छा लगता है, बट मुझे तो 2,50,000 करोड़ से 25 लाख करोड़ पहुंचना है। सर मैं बीच में इंटरप्ट करूंगा। आपने कहा कि म्यूचुअल फंड को हमको हर गरीब तबके तक पहुंचाना है, और हर आदमी जो अपनी सेविंग कर रहा है, जो वो सेविंग को किसी भी रूप से रख रहा है, या तो बैंक के सेविंग अकाउंट में, FD में या गोल्ड में कहीं पे भी रख रहा है, तो उसको सिखाना है कि उसको ग्रो करना है तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होगा। तो उस चीज के लिए मैं, क्योंकि आप सबसे डायरेक्ट आप ही हो जो उस चीज को आगे लेके जा सकते हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक शब्द है, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, और वही शब्द इस्तेमाल होता है इक्विटी इन्वेस्टर के लिए। इक्विटी इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो दोनों एक ही तराजू में, दोनों के पलड़े बराबर हैं।
तो क्या ये बराबर है क्या? एक तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा सर। दूसरी बात क्या है कि अगर ये म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क की जगह शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क हो जाए तो कैसा होगा? सो जितेंद्र भाई, एक है कि आप सत्य बोलो, बिकॉज हाथ कंगन को आरसी क्या। दूसरा है कि मैं अर्ध सत्य बोलूं। नरोवा कुंजरोवा बोलना युधिष्ठिर के लिए जरूरी था, नहीं तो आचार्य द्रोण अपने शस्त्र नहीं त्यागते। और तीसरा है कि मैं सरासर झूठ बोलूं। अब ये हर प्रसंग में कहीं पे झूठ बोलना भी शायद उचित हो जाए, कहीं पे अर्ध सत्य बोलना उचित हो जाए, कहीं पे सत्य बोलना उचित हो जाए। बट अल्टीमेटली जितेंद्र भाई, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। उसकी राह पे चलने में कठिनाई जरूर है, बट विजय अश्योर्ड है। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने सत्य की राह पे चलना स्वीकार किया है। हमारी वॉलेटिलिटी है, हमारे वहां पे रिस्क है एक शॉर्ट टर्म निवेश के लिए, और मैं वो अपफ्रंट कह देता हूं। इससे जितेंद्र भाई क्या होगा कि इन्वेस्टर्स की उम्मीदें कम होगी और हमारी डिलीवरी ज्यादा होगी। धीरे धीरे करके लोग फाइनेंशियली एजुकेशन ले पाएंगे, एम्पावर हो जाएंगे। आज मेरी मदर है, उन्होंने बैंक फिक्स डिपॉजिट में पैसा निवेश करके अपनी जिंदगी गुजारी, उन्होंने सोने में निवेश करके जिंदगी गुजारी। मैं आया, मैंने इक्विटी में छलांग लगा दी, फिर मेरे पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड की बोलबाला है। मेरी बेटी जो है, उसके पास अब चॉइस है कि वो अपने पिताजी की तरह म्यूचुअल फंड में निवेश करे या दादी की तरह बैंक डिपॉजिट में निवेश करे। देयर इज नो प्राइस फॉर गेसिंग वो कहां पे जाने वाली है। सो हमारा जो राह है वो विश्वास पाने का है, हमें विश्वास अर्जित करने का है। और वो विश्वास तभी आएगा जब मैं अपनी खामियां पहले ही दिखा दूं। जैसा मैंने पहले बताया, हम ऐसे हाथी है जिसके चबाने के दांत और दिखाने के दांत अलग अलग नहीं हो सकते। मुझे लोगों का विश्वास नहीं मिलेगा। हाँ, मेरी कठिन तपस्या है, 25 साल के लिए मेहनत करनी पड़ेगी विश्वास संपादन करने के लिए, बट वो धीरे धीरे हो जाएगी। दुनिया भर में यही माहौल चलता है। और जिस दिन लोगों का विश्वास आ गया जितेंद्र भाई, पैसा अपने आप आता रहेगा। जितेंद्र जी, मुझे संक्षेप में ये समझाएं कि राजस्थान के लिए आप क्या उम्मीद देख रहे हैं कि राजस्थान में कितनी परसेंटेज ग्रोथ आगे आने वाली देशों में समय में हो सकती है? मेरा ये मानना है कि एजुकेशन बहुत जरूरी है। एजुकेशन, म्यूचुअल फंड का एजुकेशन की जरूरत नहीं है। प्राइमरी एजुकेशन जो है, जो टेक्निकल एजुकेशन है, वो होगा तो भी म्यूचुअल फंड अपने आप ग्रो हो जाएगा। तो एजुकेशन बहुत जरूरी है। और रूरल लेवल पे इन्वेस्टर अवेयरनेस बहुत जरूरी है। तो जो आज पत्रिका ने जो ये एक बड़ा बीड़ा उठाया है इतने सारे इन्वेस्टर अवेयरनेस के एपिसोड करने का, मैं कहूंगा कि इसके रिपीट टेलीकास्ट करो आप, और इसको पब्लिश करो मीडिया हाउसेस के थ्रू, अपने न्यूज़पेपर्स के थ्रू, और हर आदमी इसको सुने और समझे। तो उसके थ्रू, और आपके पास क्वेश्चंस आएंगे और बहुत सारे एमसीज या डिस्ट्रीब्यूटर भाइयों के पास आएंगे, तो वो उनको और अपना ज्ञान देंगे। तो उसके थ्रू ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है राजस्थान के लिए। और ये मुहिम अगर आप बार बार चलाओगे तो मेरे को लगता है मल्टीपल फोल्ड्स में राजस्थान में इन्वेस्टर्स आ सकते हैं। और इन्वेस्टर्स आएंगे तो वो पैसा लूज नहीं करेंगे। अभी क्या, मार्केट, इक्विटी मार्केट जब तेज होता है ना, तो बहुत सारे लोग इक्विटी मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं, और जब मार्केट क्रैश होता है तो उनको काफी बड़ा लॉस होता है, तो वो बाहर निकल जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन म्यूचुअल फंड में नहीं आती है, क्योंकि अगर उसने सोच समझ के इन्वेस्ट किया है और उसने 3, 5 साल, 7 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, तो उसका पैसा नहीं डूबता है, उसका पैसा नहीं डूबेगा। तो वहां पे, हाँ, तो वो वहां पे, और एक एसआईपी बहुत बढ़िया मोड है। एसआईपी एनी टाइम, मैं तो ये कहता हूँ, मेरा जो भी क्लाइंट है, मैं उस क्लाइंट को कहता हूँ कि आप सबसे पहले अपनी फैमिली में जितने मेंबर हैं, उन सब मेंबर्स के नाम से इतना पैसा एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करो कि आपको वो एसआईपी इन्वेस्टमेंट करने में कोई मंथली प्रॉब्लम नहीं आए कि पैसा मैनेज कहां से करूंगा। बस चुपचाप वो जाता रहे और पैसा, और कभी उसको रोकने की जरूरत नहीं पड़े, आप उसको बढ़ाते ही रहो। तो अगर ऐसा किसी ने 10 साल कर लिया, तो उसको लाइफ में 10 साल के बाद कुछ करने की जरूरत नहीं, उसके सारे गोल अचीव हो जाएंगे। जो भी गोल है वो सारे अचीव हो जाएंगे। अगर 10 साल उसने अपनी सेविंग से सारे फैमिली मेंबर्स के नाम से एसआईपी कर ली है, तो उसको फिर आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और ये फुल प्रूफ है, साहब भी शायद मेरी इस बात का समर्थन करेंगे। जी नीरज जी, क्या मैं अपने
घर के 4-5 मेंबर के नाम से फिर भी SIP खोल दूं, 10 साल बाद रिटायर हो जाऊंगा क्या नीलेश जी? तो SIP की अगर आप देखें तो आज की तारीख में मेरे बहुत सारे इक्विटी फंड्स का SIP रिटर्न 15 से 22% पिछले 10 साल का रहा है। एंड मैं इस वक्त उस रिकॉर्ड के तहत आपको आसानी से कह सकता हूं कि आप रिटायर हो जाएंगे, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको क्या परिश्रम करना पड़ेगा वो बताना बहुत जरूरी है। मार्च 2020 में मेरे बहुत सारे इक्विटी फंड ने 5-5 साल तक का नेगेटिव रिटर्न दिया था SIP में। मैंने आपसे 5 साल तक पैसे बटोरे और मार्च 2020 में मैं आपको दिखा रहा हूं कि आपने मुझे जितने पैसे दिए वो 5 साल के बाद उससे कम हो गए हैं। उस समय अगर आपने हिम्मत नहीं छोड़ी और आपने मेरे पे विश्वास बनाए रखा तो सिर्फ 1.25 साल में आपको ये दिन देखने को मिल रहा है कि आपका रिटर्न 15 से 22% हो गया। सो अगर आप ये 10 साल SIP करेंगे और ऐसा कोई माहौल आएगा इन 10 सालों में जब मेरे रिटर्न्स नेगेटिव हो जाएंगे और आप अपनी हिम्मत नहीं छोड़ेंगे, तो पक्का 10 साल नहीं तो 11 साल पे आपको एक दिन ऐसा मिलेगा जहां पे SIP के रिटर्न्स आपके रिटायरमेंट के लिए काफी होंगे। लेकिन तब क्या होगा जब जरूरत आपको तभी पड़ रही है जब नेगेटिव का जोन चल रहा है, तब उस समय आपको मतलब निवेश चालू रखना पड़ेगा। और ये सवाल बहुत कहते हैं कि नीलेश भाई जब मुझे पैसों की जरूरत है तभी रिटर्न कम हो, तो सी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऐसे चल के नहीं मिलती। आजादी के संग्राम में लोगों ने आहुति दी थी तब जाके स्वाधीनता मिली। आर्थिक आजादी के लिए भी आपको परिश्रम उठाना पड़ेगा। सपोज मैं फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता इसलिए पास्ट में कहता हूं कि ये तय कर लीजिए आपको मार्च 2020 में घर खरीदना था और आप मार्च 2019 से आगे पीछे घर देख रहे थे। नाउ जब मार्केट गिरी तभी प्रॉपर्टी प्राइसेस गिरी और आपको घर खरीदने का अच्छा मौका मिला। अब आपको तो मार्च 2019 से मालूम है कि मुझे घर खरीदना है, तो आप उसकी प्लानिंग वही समय कर लेंगे। आपका पैसा इक्विटी की जगह पे आप डेट में रख देंगे बिकॉज 3 महीने 6 महीने 9 महीने 1 साल में पैसों की जरूरत है। अब मार्च 2020 में मेरी इक्विटी SIP रिटर्न नेगेटिव हो गई, बट मेरे डेट फंड की NAV तो ऊपर ही चल रही थी। आप डेट फंड में से पैसा निकाल के आसानी से प्रॉपर्टी खरीद सकते थे। तो ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ पे क्या है कि लोगों को लगता है कि मैं गूगल सर्च करके केमिस्ट की दुकान से जाके दवाई खरीद लूंगा, ठीक हो जाऊंगा। ये जो गूगल सर्च वाला नॉलेज है मेडिसिन के लिए वो बहुत ही हानिकारक हो सकता है। कुछ उसी तरह म्यूचुअल फंड में अगर आप डायरेक्ट निवेश करना चाहेंगे विदाउट नॉलेज तो आपके लिए हानिकारक हो जाएगा। आपको पहले एक फाइनेंशियल प्लान बनाना है, आप किस लिए निवेश कर रहे हैं। अगर 6 महीने के लिए निवेश करना है तो इक्विटी आपके लिए सही नहीं है, और 10 साल के लिए निवेश कर रहे हैं तो शायद फिक्स्ड इनकम आपके लिए सही नहीं है। समय काल के अनुसार आपके रिस्क ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आप फाइनेंशियल प्लान बनाइए, फिर उस प्लान पे अमलीकरण करें, और उस प्लान के अमलीकरण में आपको कई बार तूफानों का सामना करना पड़ेगा। मार्च 2020 में आपको पैसों की जरूरत नहीं थी और इसीलिए आप इक्विटी में रहे, और जब आप देखें कि 5-5 साल की SIP का रिटर्न नेगेटिव हो गया तो ऑब्वियसली आपको डर लगेगा। आप क्वेश्चन करेंगे कि मुझे नीलेश भाई झूठ तो नहीं बोल गए, बट उसी समय आपको जितेंद्र जैसे लोग मिलेंगे जो आपको साहस देंगे, ढाढ़स देंगे कि ऐसा हमने 2008 में भी देखा था, ऐसा हमने 2013 में भी देखा था, बट उसके बाद वापस रिटर्न ऊपर आ गए। प्लीज आप आपके फाइनेंशियल प्लान से विचलित नहीं होइए, ये तूफान भी निकल जाएगा। रात भर का है महिमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। सो जब सवेरा आएगा तब यही रिटर्न अच्छे दिखेंगे। जी, तो फिलहाल ये चर्चा में इतना ही। आर्थिक आजादी यानी सवेरा होने की जो आपको जिद है वो आपको निश्चित रूप से जीत दिलाएगी, और आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको अपना जज्बा बरकरार रखना है और आर्थिक स्वाधीनता की जो प्लानिंग आपने की है उस पर बने रहना है, तो आपको निश्चित रूप से आपके लक्ष्य प्राप्त होंगे। हमारे साथ नीलेश जी जुड़े जो कि MP के चेयरमैन है, नीलेश और जितेंद्र अग्रवाल जी जुड़े। आप दोनों ने काफी अहम जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देखते रहिए पत्रकारिता। नमस्कार।